नमस्कार। इस वीडियो में इंटरमीडिएट के साहित्यिक हिंदी एवं सामान्य हिंदी के सभी विद्यार्थियों के लिए राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी का साहित्यिक परिचय एवं प्रमुख कृतियां लेकर आए हैं। दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी का साहित्यिक परिचय मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने देखा है कि लगभग प्रत्येक वर्ष के बोर्ड परीक्षा में मैथिली शरण गुप्त जी का साहित्यिक परिचय पूछ ही लिया जाता है। इसके लिए 80 शब्द सीमा निर्धारित हैं। आपको लगभग 80 शब्द के अंदर ही साहित्यिक परिचय लिखना होता है। तो आइए शुरू करते हैं। आप मैथिली शरण गुप्त जी का साहित्यिक परिचय तैयार कर लीजिएगा, ताकि आप परीक्षा में पूरा 5 का 5 नंबर वहाँ से आसानी से प्राप्त कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। तो देखिए, मैथिली शरण गुप्त का जन्म चीरगांव झांसी में सन 1886 ईस्वी में हुआ था। श्री मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कहाँ हुआ? चीरगांव झांसी में। कब हुआ? सन 1886 ईस्वी में। याद रखिएगा। इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त को हिंदी साहित्य से विशेष प्रेम था। इनके पिताजी का नाम सेठ रामचरण गुप्त, जिन्हें हिंदी साहित्य से अपार प्रेम था। घर के साहित्यिक वातावरण के कारण इनमें काव्य के प्रति प्रेम उत्पन्न हुए। पिताजी इनके काव्य प्रेमी थे, इसलिए इनका घर का भी वातावरण साहित्यिक था और इसी कारण इनमें काव्य के प्रति प्रेम उत्पन्न हुई। 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में गुप्त जी का देहावसान हो गया, अर्थात परलोक सिधार गए, इनकी मृत्यु हो गई। जन्म कब हुआ था? 1886 में। कहाँ? चीरगांव झांसी में। पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त। इनकी मृत्यु कब हुई? 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में। तो इस तरह से पहला हेडिंग आपका हो जाएगा जीवन परिचय। इसी तरह संक्षिप्त में लिखिएगा। अब दूसरा हेडिंग बनाइएगा साहित्यिक परिचय। इसमें क्या लिखेंगे? मैथिली शरण गुप्त की कविता में राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम का स्वर मुख्य रूप से मुखरित हुआ है। इनकी जो कविताएं हैं गुप्त जी की, इनकी कविताएं राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत है। इन्हीं कारण इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है। इनकी रचनाएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती थी। यह जब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आए तो इनकी रचनाएं सरस्वती पत्रिका में छपने लगी। इनकी प्रथम पुस्तक रंग में भंग था। याद रखिएगा, इनकी पहली पुस्तक का नाम रंग में भंग, किंतु इन्हें प्रसिद्धि भारत भारती के पश्चात मिली। पहली पुस्तक तो रंग में भंग थी, लेकिन इन्हें ख्याति प्रसिद्धि जब इन्होंने भारत भारती लिखा तब मिली। भारत भारती याद रखिएगा। खड़ी बोली के स्वरूप का निर्धारण करने वाले उसके विकास में गुप्त जी ने अपना अमूल्य योगदान दिया है। ये द्विवेदी युग के सबसे लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। ये आपका संक्षिप्त में साहित्यिक परिचय हो जाएगा। अब आप अगला हेडिंग बनाइएगा रचनाएं। तो इनकी देखिए जो प्रमुख रचनाएं हैं, भारत भारती याद रखिएगा, सब इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं। साकेत, यशोधरा, जयद्रथवध, सिद्धराज, अनघ, द्वापर, पंचवटी, नहुस, प्रदक्षिणा, ये सब मैथिली शरण गुप्त जी की प्रमुख कृतियां हैं। परीक्षा में पूछी जा सकती है, याद रखिएगा। अब अगला हेडिंग बदलाएंगे भाषा शैली। गुप्त जी की भाषा खड़ी बोली है। उनकी भाषा सरल, सुसंगठित तथा ओज से परिपूर्ण है। गुप्त जी ने अपने काव्य में संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू तथा प्रचलित विदेशी शब्दों का भी प्रयोग किया है। गुप्त जी ने विभिन्न शैलियों में काव्य रचना की है। इन्होंने प्रबंधात्मक, उपदेशात्मक, विवरणात्मक और नीति शैली आदि का प्रयोग किया है। ये इनका भाषा शैली हो जाएगा। अब लास्ट में जो आप हेडिंग बनाइएगा साहित्य में स्थान। गुप्ता जी यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, गुप्त जी के राष्ट्रीयता से ओतप्रोत काव्य को भारतीय साहित्य में एक
विशिष्ट विशेष स्थान प्राप्त है। महात्मा गांधी ने इनकी राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत रचनाओं के आधार पर ही इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से अलंकृत किया था। किसने राष्ट्र कवि की उपाधि दिया? महात्मा गांधी ने। क्यों दिया? क्योंकि इनकी जो कविताएं थी देशभक्ति राष्ट्रभक्ति की भावना से भरी हुई थी। हिंदी काव्य को श्रृंगार रस की दलदल से निकालकर उसमें राष्ट्रीय भावों की गंगा बहाने का श्रेय गुप्त जी को ही है। पहले जो हिंदी काव्य था इसका यह श्रृंगार को ही केंद्र में रखकर लिखा जाता था, लेकिन गुप्त जी ने श्रृंगार से हटकर राष्ट्र प्रेम देशभक्ति पर कविता लिखना शुरू किया और इसका श्रेय इन्हीं को जाता है। तो इस तरह से संक्षिप्त में पूरा साहित्यिक परिचय हो जाएगा। 80 शब्द लगभग हैं, 80 से ज़्यादा ही होंगे। और इसी तरह आप लिख दीजिएगा, आपको परीक्षा में पूरा 5 अंक आसानी से मिल जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।